बच्चों की हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है और उसको हमें प्रॉपर्ली प्लान करना चाहिए। और हम अगर एज अ नेशन देखें तो हमारे अंदर प्लानिंग की बहुत कमी होती है और हमें अगर हम प्लान कर भी रहे होते हैं तो अपने ख्याली प्लाव बना रहे होते हैं रादर देन रियलिस्टिकली प्लानिंग के हमें करना क्या है। फ्यूचर एजुकेशन प्लानिंग की बात करें तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कहाँ पर इवेंचुअली रहना चाहते हैं, कहाँ पर करंटली हैं और किस तरह से अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करना चाहते हैं। मैं अगर एग्जांपल लूँ तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया में अपने जो लोकल लेट्स से स्टूडेंट्स हैं या लेट्स से लोकल पॉपुलेशन है, उनको फैसिलिटेट करती है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में तो ऑलमोस्ट एजुकेशन फ्री है इस वक़्त बहुत सारे मुल्कों के अंदर। और इनफैक्ट वो तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर काफ़ी सब्सिडाइज़्ड रेट या ऑलमोस्ट फ्री के करीब एजुकेशन होती है। इसी तरह से यूके की बात करें तो यूके में भी जो अगर लेट्स से आप एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं, तो आपकी फ़ीस एक सेट अमाउंट की होती है और अगर आप लोकल स्टूडेंट उसी यूनिवर्सिटी में, उसी कोर्स में जाते हैं, तो आपकी एक डिफरेंट सेट ऑफ फीस होती है। इसी तरह से अगर आप कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर भी जो लोकल है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह से यूएस की भी बात करें तो यूएस के अंदर जो आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रेज़िडेंट हैं तो उसकी फीस ऑलमोस्ट कभी-कभी ज़ीरो होती है। और अगर लेट्स से आप किसी और स्टेट में जाते हैं तो एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको कंसिडर किया जाता है, तो आपको वहाँ पर भी प्लान करना पड़ता है। यूएस के अंदर 5 टू 9 के नाम से एक प्लान भी है। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिवाइज़ करती है, टैक्स इंसेंटिव देती है उसके अंदर, अगर आप बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए वो पैसे जमा करते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया हो गया या और दूसरे मुल्क हो गए। इवन पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं और कोई लेट्स से आपके बच्चों ने अच्छा मेरिट ले लिया होता है, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज़्ड रेट के ऊपर आप अच्छे कोर्सेज़ कर सकते हैं। मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैंने पाकिस्तान के अंदर ही इंजीनियरिंग की थी और बैक इन 2020 उस ज़माने के अंदर हमने जो फ़ीस पे की थी वो उस ज़माने के हिसाब से भी कम थी। ₹25,000 के अंदर मैंने टोटल अपनी इंजीनियरिंग कर ली थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपको आपकी या तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही होती है या आपकी अपनी प्लानिंग अच्छी होती है या बच्चे खुद इस तरह के ग्रेड्स लेकर आ जाते हैं कि उनको मेरिट मिल जाता है। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए? मेरे पास एक इसी तरह की एक ईमेल आई थी, मैं उसको अभी पढ़ता भी हूँ। लेकिन मैंने कहा थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दूँ कि फ्यूचर प्लानिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे कल्चर के अंदर एज़ सच हम आगे अ, अगले 1 साल की तो प्लानिंग कर नहीं रहे होते, हम 20 साल की प्लानिंग किस तरह से करेंगे? तो प्रॉब्लम वही आती है जब प्लानिंग की बात करते हैं, 18 साल, 15 साल, 20 साल इस तरह की जब बात करते हैं तो लोग उसको उसी तरह से लेते हैं और कहते हैं कि यार इतना आगे की क्यों सोचना? बात बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा आगे की सोचने में, परेशान होने में कोई इतना फ़ायदा नहीं है। हो सकता है उस टाइम में आपकी कोई लॉटरी निकल आए, हो सकता है आपकी कोई वाक़ई आप प्रोग्रेस कर जाएँ अपनी लाइफ़ के अंदर। लेकिन इवेंचुअली आपको अगर कुछ हासिल करना है, कुछ प्रॉपर अपनी लाइफ़ को प्रॉपर्ली प्रोग्रेस करवाना है, तो थोड़ी बहुत प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। मैं खुद क्योंकि यूएई में रहता हूँ, अभी मैं छुट्टियों पे आया हुआ हूँ, जॉर्जिया मेरे इंस्टाग्राम को अगर आपने फ़ॉलो नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ फ़ॉलो कर लें। मैं इस पूरे ट्रिप की मल्टीपल स्टोरीज़ जो है ना लगा रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब आएगी, लेकिन मेरी स्टोरीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन डेफ़िनिटली इंस्टाग्राम को फ़ॉलो करें ताकि उसके अंदर आपको फ़र्दर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा होता हूँ जो कि यूट्यूब पे नहीं आती है, वहाँ पर आपको मिल सकती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं क्योंकि यूएई में होता हूँ और मैं यूएई के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बात करता हूँ, तो एक्सपर्ट्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप लेट्स से यूएई में रहते हैं और आपको टैक्स फ्री इनकम मिल रही होती है, तो टैक्स फ्री इनकम को टैक्स फ्री ना समझें। क्योंकि जिस इनकम ब्रैकेट में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यूएई के अंदर, अगर उस इनकम ब्रैकेट में वो कनाडा के अंदर होते हैं या यूके के अंदर होते हैं, तो ऑलमोस्ट 40-45% का उनके ऊपर टैक्स भी लग रहा होता है। इवन अगर पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी अमाउंट एक टैक्स की लग रही होती है। तो आप उसको एटलीस्ट जितना अमाउंट का टैक्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में लग रहा है, आप अपने ऊपर लगाएँ और उस अमाउंट को तो कहीं इन्वेस्ट और सेव करें। कहाँ इन्वेस्ट और सेव करना है, मैं बहुत सारी अपनी इ इ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी जगहों पे बात करता हूँ। अब हम उस ईमेल की तरफ आते हैं, जिस ईमेल को मैंने कहा कि इस टॉपिक पे ज़रूर बात होनी चाहिए और जो थोड़े बहुत मैं अपने आइडियाज़ दे सकता हूँ। अगेन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ़ मैं एक जनरल नॉलेज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अपनी लर्निंग मेरी हो रही होती है, जैसे-जैसे आप लोग मुझको ईमेल्स करते हैं तो मुझे मेरी ए ए एक जनरली मेरी अपनी लर्निंग हो रही होती है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। लेट्स गो टू दिस ईमेल नाउ। डियर विली, नाइस टू मीट you. I routinely follow and watch your videos on YouTube and really appreciate the content that you put out. Originally from Karachi, Pakistan, I am a resident in Dubai and have been here for last 8 years working in a multinational and making a decent income. I am writing you about a topic on which I am very keen to learn and which might also help a larger community about having knowledge about some instrument that is directed towards your children's future.
keeping in mind the compounding impact that you can leverage I think there is a lack of understanding what can we do to make our children more secure. This fund can help support higher education or give the kids a platform when they graduate to start a business from that money, or they can use wherever required. ये कुछ इसी तरह की बात थी, मैंने थोड़ा सा अपना मेकअप भी कर दिया था. Some of the tools that I am aware of are as follows. Mutual funds in Pakistan, for example, Al Mizan, but due to currency devaluation, it's very risky and net benefit is doubtful. International stock market, for example, Interactive Broker eToro, quite risky and volatile. Perhaps an index fund would generate a better compounding return over 15 to 20 years period. अच्छा, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है उन्होंने. Insurance schemes, I do not trust the fine print. I have seen people not benefiting from it, or rather losing their contribution due to due to the fine terms. Investment in REITs, crowdfunding platforms, it's viable option, but does it really take into account what compounding what compounding I mean he means to say कि compounding हो सकती है कि नहीं हो सकती उसमें. Real estate rental properties, I think it is the most traditional tool that one can opt on leverage on time value of money. From your experience, can you advise some avenues or cultivate a thought process for this important aspect of the life which is mostly ignored in our local culture? P.S. Firstly, sorry for the long email. Wanted to build a context, and secondly, I have a son who is 2 years old, and I want to monthly contribute towards something for him which can provide some support for his future life goals. So it's something for which I'm quite keen on. Thank you. अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखे. पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि अगेन ये एक कंसर्न्ड पेरेंट है और उन्होंने दुबई में रहते हैं, पाकिस्तान से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, और उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. लेट से हमें अगर चिल्ड्रन फ्यूचर को सिक्योर करना है, लेट से चाहे उनके कोई लेट से फ्यूचर बिजनेस करना हो, लेट से उनकी एजुकेशन के अंदर उनको फंड करना हो, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. तो सबसे पहले तो अगेन एज आई सेड, पहली तो ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपको ये काम करना है. तो 2 साल के बच्चे के लिए अगर आप अभी से सोच रहे हैं, अगले लेट्स से 15-16 साल आपके पास हैं अवेलेबल, जिसके अंदर आप प्लान कर सकते हैं. तो अगेन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत सारे लोगों को जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हुए नहीं देखा, और जब बात होती है तो उसको मज़ाक समझते हैं उसको. तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर अगर देखें तो इसके अंदर हम बात करें कि आपको आज की हिसाब से बात करें तो लेट्स से आपको जमा करने लेट्स से 10,000 पाउंड या $15,000 समथिंग लाइक दैट पर ईयर फॉर 4 years. लेट्स से आपको एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको हो सकता है कहीं समवेयर बिटवीन $60,000 टू लेट्स से $200,000 ये जमा करने पड़ सकते हैं. अब आपको इतने हायर एजुकेशन में जाना है नहीं जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. देखिए, हम क्योंकि साउथ एशिया से आ रहे हैं, हमें थोड़ा-सा सिक्योर फ्यूचर करने के लिए ये भी देखना होता है कि बच्चों की एजुकेशन के बाद उनको पासपोर्ट भी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उसी प्रोसेस के थ्रू, ना कि ये कि बाद में हम कुछ करें. पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. तो उसके लिए, और अगर आपको वापस पाकिस्तान नहीं जाना, वापस लेट्स से इंडिया नहीं जाना, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप इस तरह का रूट लें और इस तरह की लेट्स से प्लानिंग करें अभी से कि आपको इवेंचुअली जहाँ पर पहुँचना है वो आपके बच्चों के थ्रू लेट्स से अगर आप पहुँचना चाहते हैं तो पहुँच जाए. उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे. अब मैंने जैसे कहा कि आपको पता होना चाहिए आज से कि लेट्स से आज की डेट के अंदर आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से जिस फंड को टारगेट कर रहे हैं या जिस अमाउंट को टारगेट कर रहे हैं, वो क्या होगी और उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपके पास कितना रिटर्न होना चाहिए, कितनी अमाउंट बननी चाहिए. लेट्स से मैं कहता हूँ कि डॉलर टर्म्स के अंदर इन्फ्लेशन 4% के करीब रहती है अगले लेट्स से 15 साल तक. एनुअली 4% के करीब इन्फ्लेशन रहेगी. तो आज जिस फंड को आप टारगेट कर रहे हैं, फर्ज करें वो $1,00,000 का है, और $1,00,000 को 15 साल के ऊपर आप 4% के ऊपर करेंगे, तो मैं कैलकुलेट तो अभी नहीं किया, लेकिन जो भी अमाउंट बनती है उस अमाउंट की बेसिस के ऊपर आपको ये देखना है कि वो अमाउंट उतना ग्रो हो जाए. अब उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं. अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए अपने पास, वो म्यूचुअल फंड्स का कहा, मीज़ान का म्यूचुअल फंड कहा, इन्होंने इंटरैक्टिव ब्रोकर स्टॉक मार्केट को यूज़ करने को बोला है, इन्होंने यूएस की स्टॉक मार्केट को यूज़ करने को बोला है. इसके अलावा रेंटल इनकम को उन्होंने यूज़ करने को बोला है. इसके अलावा उन्होंने रीट्स को यूज़ करने को बोला है, क्राउड फंड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने को बोला है. इसके अलावा उन्होंने इंश्योरेंस को यूज़ करने को बोला है जो कि इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस होती है. तो सब बाकी चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस है, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ आपको कि मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता. अम, जितनी भी इंश्योरेंस मैंने अभी तक देखी है, उसके अंदर कोई बहुत
फ़ायदा नज़र आते हुए नहीं दिखा है, क्योंकि फाइन प्रिंट एज़ ही मेंशन्ड इज़ नॉट विज़िबल टू एवरीबॉडी। विद सम एक्सेप्शंस थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि स्टेट लाइफ जो पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर दे रही होती है, खासतौर पे पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके लिए शायद थोड़ा-सा बेहतर हो, क्योंकि जब मैंने उसको कैलकुलेट किया, तो मुझे लग रहा था कि उसमें रिटर्न्स इतने बुरे भी नहीं थे। लेकिन जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उसके अंदर कमीशंस और उसके अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस का फैक्टर आता है, वो आपको इवेंचुअली मेरे ख्याल से उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि जो शुरू के कुछ साल होते हैं, उसमें कमीशन के अंदर ही आपके सारी की सारी प्रीमियम निकल रहा होता है। तो जब भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में जाएँ, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको अच्छी तरह से पढ़ें। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आप लें ना लें, लेकिन मेरे ख्याल से कोई इतना उसमें फ़ायदा नहीं होता। इंश्योरेंस को हमेशा इन्वेस्टमेंट से अलग रखें। इंश्योरेंस को रखें एज़ अ टर्म इंश्योरेंस, एज़ हेल्थ इंश्योरेंस, या जिस तरह की भी इंश्योरेंस आप रखना चाहें, उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट से कंबाइन कर देंगे, तो आप 2 चीज़ों को मिला रहे होंगे, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का एक सिनेरियो बन रहा होगा, जो कि आपको ट्रू रिज़ल्ट नहीं देगा। तो इसलिए इंश्योरेंस को अलग रखें, इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखें। अब इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जैसे उन्होंने कहा कि मीज़ान का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, या किसी और कंपनी का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। जितने भी इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, मैं समझता हूँ कि इन सारे ऑप्शंस को आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इक्वल प्रोपोर्शन में, या अपने हिसाब से जो भी आपको प्रोपोर्शन लगता है, उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं बात करूँ, इवन पाकिस्तान के अंदर बात सही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर इतने रिटर्न्स नहीं आ रहे आजकल। लेट्स से आपके जो रुपी डिवैल्यूएशन है, वो आपको इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन यू नेवर नो कि किस साइकिल में आप फंसे हुए हैं। हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद ये साइकिल रिवर्स हो जाए और आपको एकदम से शूट करे ये आपके रिटर्न्स, या कोई जियोपॉलिटिकल इंस्टेंसेस इस तरह के हो जाएँ कि आप फिर बाद में अफ़सोस करें कि मैंने क्यों पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी। तो ये बात हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी चीज़ को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, तो मैं कभी भी पाकिस्तान को अंडरमाइन नहीं करता। मेरी इन्वेस्टमेंट जो हो चुकी हैं, वो हो चुकी हैं। अब मैं नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, उसका रीज़न ये है कि पहले मैंने जो आज तक इन्वेस्टमेंट की है, आज से कोई 3 साल पहले तक, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की हुई थी, 3 से 4 साल पहले तक। अब मैं कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट या नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो मेरे पास जो भी ऑप्शंस हैं, मैं उनको उनके अंदर ही रोटेट करता रहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो पैसे हैं। क्योंकि ऑलरेडी वो एक बहुत साइज़ेबल अमाउंट बन जाती है, और डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जो लेट्स से आपके मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, उसके अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ट अप करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लेट्स से आपके पास 1000 दिरहम आते हैं महीने के, जो आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं कहूँगा 1000 दिरहम में से लेट्स से 100 दिरहम आप इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, 900 दिरहम्स को कहीं और रखें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन करें ज़रूर। क्योंकि अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपोज़र नहीं होगा पाकिस्तान का, तो वो भी गलत चीज़ होगी। बाकी रहा इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, स्टॉक मार्केट हो गई पाकिस्तान की, म्यूचुअल फंड्स हो गए पाकिस्तान के। रियल एस्टेट के अंदर मैं इस वक़्त खुद भी नहीं कह रहा इतने लॉन्ग टर्म के लिए। आप अच्छी बात है कि अगर 15 साल के लिए सोचते हैं, लेकिन आज आपके पास इतने पैसे हैं कि आप डायरेक्टली कि लेट्स से कोई प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट पे चढ़ा दें, और उसका रेंटल लेकर उसको उसको रोल ओवर करते रहें। ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आप बात कर रहे हैं हर महीने इन्वेस्ट करने की, तो हर महीने इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रियल एस्टेट उस तरह से फ़ायदा नहीं करेगी। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट वैसे बुरी नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें भी देखनी चाहिए जो कि नज़र नहीं आती हैं। लेट्स से फ्रॉड्स जो होते हैं, आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स रियल एस्टेट के अंदर हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर पीछे 20 साल के अंदर जो-जो चीज़ें हुई हैं, अब नज़र आ रही हैं। तो ये ना हो कि 20 साल बाद भी आप भी रोने शुरू कर दिया हो कि आपने, यार मैंने फ़ाइल ली थी, मैंने कोई बुक कराया था अपार्टमेंट, और उसके अंदर मुझको अभी तक पोज़ीशन नहीं मिला है। मेरे साथ खुद हुआ हुआ है। मैंने आज से 20 साल पहले एक प्लॉट बुक कराया था, जो कि ऑलमोस्ट मैंने 2009 के अंदर उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, 9 लाख रुपए के करीब की, जो कि अगर आज डॉलर टर्म्स के अंदर देखें तो पता नहीं कितनी बनती होगी। मैं तो कहता हूँ मुझे 9 लाख रुपए ही वापस मिल जाए, आई एम हैप्पी विद दैट, लेकिन वो पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में, अपार्ट फ्रॉम कि लोग क्या कह रहे होते हैं कि यार हमें 100% का फ़ायदा हो गया, हमें 50% का फ़ायदा हो गया 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। उसमें ये भी देखें कि जो लोगों का नुकसान होता है, वो भी अपनी जगह पर होता है। और प्लस ये कि आप इसको कंपाउंडिंग उस तरह से कर नहीं सकते, क्योंकि आप जब एक प्रॉपर्टी लेते हैं, तो वो एक बड़ी अमाउंट की एक दफ़ा में जाती है अमाउंट, और उसके बाद से उसको आप उसी एसेट क्लास के अंदर दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं लेट्स से रीट्स की या क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ की। तो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ भी इसी तरह की हैं कि आप उसके अंदर, मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, मैं स्मार्ट क्राउड के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं गेटस्टेक के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ। इन सारी प्रॉपर्टीज़ की जो इन्वेस्टमेंट क्लास जो जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, जिसके अंदर यूएई बेस्ड एक्सपर्ट्स, या इवन जो बाहर से लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर या इन एवेन्यूज़ के अंदर, तो आपको लेट्स से 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा, लेकिन ओनली इफ यू आर यूजिंग माय
रेफरल लिंक व्हिच इज मेंशन्ड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, या फिर अगर आप किसी और लेट्स से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो मैं कमेंट के अंदर डाल दूंगा या बायो के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज का मसला ये है कि आपको एक सब्सटैंशियल, मैं जो कहता हूँ, वैसे तो 500 दिरहम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी छोटी अमाउंट से स्टार्ट करेंगे तो आपको पैसे भी उसी हिसाब से मिलेंगे। मैं कहता हूँ लेट से आप 3000 दिरहम, 4000 दिरहम, 5000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट करें, ताकि फिर वो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मंथली मिलता रहे। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंपाउंडिंग थोड़ा मुश्किल होती है। जब आपको रिटर्न मंथली मिलता है, ये कम कम रिटर्न होगा, जितने पैसे आप इन्वेस्ट किया होगा उसी हिसाब से रिटर्न मिल रहा होगा, और उतना कम दोबारा से रीइन्वेस्ट करना मुश्किल होगा, तो आपको वो टॉप अप करना पड़ेगा और उसको फिर कंपाउंड करना पड़ेगा। तो इसलिए क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज के अंदर कंपाउंडिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अप्रिसिएशन का एक इम्पैक्ट मिल सकता है, और जो कैश फ्लो है वो भी मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद आता है रीट्स, और रीट्स के अंदर डेफिनेटली आपको कंपाउंडिंग मिल सकती है, और ये रियल एस्टेट की एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप बहुत आराम से अप्रिसिएशन भी ले सकते हैं और कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल ओनरशिप हो सकती है। रीट्स पाकिस्तान के अंदर भी 2-3 रीट्स हैं जिसके अंदर मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। इसके अलावा रियलिटी इनकम का एक रीट है जो कि मैं बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने बराका के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उसके अंदर अगर आपको लेट्स से आपको अकाउंट खोलना है, ऐप डाउनलोड करें, ऑलमोस्ट अप टू $25 का रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर मेरे रेफरल लिंक को यूज करते हैं। रीट्स बराका के थ्रू जब मैं अप्लाई करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं चाहे मेरे पास $10 हो, $20 हो, $50 हो, उसका कोई भी स्टॉक की अमाउंट हो, मैं उसके अंदर अपने पास जितने भी पैसे हैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और हर महीने इसका डिविडेंड मिलता है। इस डिविडेंड को भी मैं री-इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेट्स से उसी शेयर के अंदर या किसी और शेयर के अंदर। तो चाहे वो $2 का डिविडेंड आए, $5 का डिविडेंड आए, कितने का भी डिविडेंड आए, मैं उसको दोबारा से री-इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये फ़र्क है क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर और रीट्स के अंदर। रीट्स के अंदर बहुत आसानी से आप मंथली बेसिस के ऊपर कंपाउंडिंग कर सकते हैं, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसी तरह से स्टॉक्स के अंदर भी बराका के थ्रू ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और बराका के अंदर आप लेट्स से टोटल इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बीटीआई के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर यूएस की बात करें, और इसके अलावा टोटल वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया का जो इंडेक्स है उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक भी आप जाके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से रीट्स हो गई या लेट्स से कंपाउंडिंग के अंदर आपको लेट्स से अगर यूएस के स्टॉक्स हो गए, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है, एप्पल के अंदर करना है, अमेज़न के अंदर करना है, वो भी इस ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। अगेन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से बेस्ट इन क्लास ऑप्शन ये है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ट अप करें अपने यूएस के स्टॉक्स पोर्टफोलियो को, अपने लेट्स से क्राउड फंडेड प्रॉपर पोर्टफोलियो को। आपके पास टाइम बहुत है, 15 साल का टाइम है, 16 साल का टाइम है, उसके अंदर आप बहुत आराम से मेजॉरिटी ऑफ अपने वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट की, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़े-थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उससे अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ट अप कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो जो ये प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, लेट्स से मैं बराका की बात करूँ, तो बराका के अंदर थोड़ा-सा, या और सरवा के अंदर, बराका के अंदर थोड़ा-सा लोगों को इम्पैक्ट जो पड़ता है वो जो उस पे डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स होता है, वो 30% का टैक्स होता है। तो अगर आप इस लेवल से थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं कि जब आपके क्योंकि मंथली इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो थोड़े अमाउंट करेंगे ना, लेट्स से 500 दिरहम्स करेंगे, 1000 दिरहम करेंगे, 2000 दिरहम करेंगे। ये आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म्स अच्छे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लेट्स से $1000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ट्रांज़ैक्शन चार्जेस भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इंटरैक्टिव ब्रोकर के ऊपर जाते हैं, तो इंटरैक्टिव ब्रोकर की, क्योंकि उसके अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो बड़ी अमाउंट की आप करना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रांज़ैक्शन चार्जेस ऑलमोस्ट 25, $30, $50 के करीब आपको ट्रांज़ैक्शन चार्जेस पड़ते हैं हर दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने के। या तो अगर इंटरैक्टिव ब्रोकर में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उसके अंदर एक दफ़ा में एक्यूमुलेट करें पैसे और फिर एक साथ भेजें, ताकि आपको इम्पैक्ट कम आए। तो ट्रांज़ैक्शन चार्जेस से बचने के लिए जो लोग जीसीसी के अंदर ख़ास तौर पे हैं, उनके लिए बेहतर ये है कि वो बराका या सर्वा टाइप की इन्वेस्टमेंट करें। सर्वा के अंदर भी एक अलग से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, इसके अंदर भी, उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप एज़ आई सेड बिफोर, जैसे बराका के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसके अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वा के अंदर आप, उनका रोबो इन्वेस्टर प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी एक फ़ीस है, ऑलमोस्ट 0.8% की एनुअल फ़ीस आती है, उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर रेफरल बोनस आपको चाहिए ऑलमोस्ट $50 का, अगर आप $2500 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है सर्वा के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में। लेकिन जो लोग इंटरैक्टिव ब्रोकर के ऊपर जाते हैं तो वो थोड़ा हायर लेवल के ऊपर होते हैं, जिनके थोड़े से अमाउंट बढ़ जाता है, जिनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ एटलीस्ट आपकी $20-25 हज़ार से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हो, फिर आप एक तो
इंटरैक्टिव ब्रोकर में आपको जो अगर आयरिश डोमिसाइल बेस्ड ईटीएफ्स होंगे आपके पास, तो आपके पास डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स होगा वो 30% से कम होके 15% हो जाएगा। तो वो थोड़ा-सा पैसे आपके उसके अंदर सेव होंगे। वो लेकिन थोड़े से पैसे होंगे। मैंने कैलकुलेट किया था ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार डॉलर्स भी पहुँच जाएँगे ना, तब भी बेहतर ये होगा कि आप सर्वा या बराका के ऊपर ही जाएँ। हाँ, उससे ऊपर जाते हैं, फिर आपको थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपके डिविडेंड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है 30% का, उसका इम्पैक्ट आपको बाद में पड़ सकता है, जब आपकी अमाउंट थोड़ी-सी ज़्यादा होने लगे। प्लस जो इनहेरिटेंस के ऊपर जो मसले आते हैं, वो भी 50-60,000 डॉलर से ऊपर की अमाउंट के ऊपर आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब तक आप इस लेवल के ऊपर हैं, $50,000 $60,000, जब तक आप सर्वा या बराका टाइप की ऐप्स के ऊपर हैं, उसके बाद आप इंटरैक्टिव ब्रोकर के ऊपर जा सकते हैं, जाना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि उसके अंदर मेक सेंस करता है कि फिर आप इस तरह की ऐप्स को छोड़कर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जाएँ। मैं इसके ऊपर अलग से एक पॉडकास्ट करूँगा। एक बहुत मशहूर ग्रुप है यूएई का, फेसबुक का, सिम्प्लीफाई के नाम से, और उसके अंदर जो उसके मॉडरेटर हैं अली ईरानी, मेरी अभी उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था कि हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, एक तो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, और दूसरा हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। जो लोग लेट्स से क्योंकि वो उनका लेबनीज़ डिसेंट है, और वो भी डिफरेंट नेशनैलिटी से बात करते हैं। वो ग्रुप बहुत अच्छा है, बाय द वे उस ग्रुप पे जाके आप जॉइन कर सकते हैं। 30,000 लोगों की उसके अंदर फॉलोइंग है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसके अंदर सपोर्ट आपको मिल सकती है अगर आप उस ग्रुप में जाते हैं। तो अली ईरानी के साथ मेरी पॉडकास्ट आएगी होपफुली जल्दी, देखिए कब तक आती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लानिंग करें अपनी लाइफ की, फैमिली के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। यू नेवर नो कि फेट किस तरफ जाता है, आपको किस तरह से ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके जाता है, लेकिन अपनी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के बगैर आपका जो जो लाइफ है, उसका जो जो ट्रेजेक्टरी है, वो आपको खुद समझ नहीं आ पाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करता हूँ, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बात करता हूँ, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करता हूँ। इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ इसी तरह से मिलती रहें, और अपने इस वीडियो को डेफ़िनिटली अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें, ताकि और ज़्यादा लोगों को इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिले। मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ प्रोडक्टिविटी की, पर्सनल फाइनेंस की। यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगाई थी रिगार्डिंग द पैसिव इनकम, जो कि मैं जनरेट कर रहा होता हूँ। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने एक वीडियो के अंदर बात की थी, इसी तरह की जो सब्सक्राइबर थे उनकी ईमेल थी, यहाँ पर उसका वीडियो का लिंक लगा दिया। रिगार्डिंग द मूव टू दुबई, जो बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं, उसके बारे में मैंने बात की थी। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिली हो। थैंक्स अ लॉट।